जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम झारखंड मास्टर रिवीजन सीरीज का डे 2 में पढ़ेंगे झारखंड ज्योग्राफी, जिसमें हम झारखंड ज्योग्राफी से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जेपीएससी और जेएसएससी के लिए सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। साथ ही साथ उनके एमसीक्यूज़ को भी कवर करेंगे। अगर वीडियो लंबा हुआ तो एमसीक्यू बाद में कल सुबह आ जाएगा। और चलिए वीडियो को देखते हैं आगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड मास्टर रिवीजन सीरीज से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। झारखंड का भौगोलिक विस्तार, यह भारत का पूर्वी भाग में है और इसका अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। चौड़ा की बात किया जाए तो झारखंड का चौड़ा है पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर और लंबाई है उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। भौगोलिक सीमाएं की बात करें तो भौगोलिक सीमा को हम फिगर से देख लेते हैं। भौगोलिक सीमा जैसे उत्तर में हमारा बिहार है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में हमारा उड़ीसा है और पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। एक बात, जैसे कि बिहार है ना, तो बिहार से हमारा 10 बॉर्डर शेयर करता है। पश्चिम बंगाल है, इससे भी 10 जिला हमारा बॉर्डर शेयर करता है। और उड़ीसा जो है उसके साथ 4 जिला बॉर्डर शेयर करता है और छत्तीसगढ़ के साथ हमारा 4 जिला बॉर्डर शेयर करता है। बट उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके साथ 1 जिला बॉर्डर शेयर करता है, वो है गढ़वा। तो अब हम आगे देख लेते हैं। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 राज्य है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। राज्य का आकार की बात करें तो राज्य का आकार चतुर्भुजाकार है और राज्य की जलवायु मानसूनी जलवायु है। औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। वन भूमि की बात की जाए तो 23,721 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 29.76% है। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है और ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर है। शहरी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 1792 वर्ग किलोमीटर है और जो कि हमारा राज्य का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे देश का क्षेत्रफल का 2.42% है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान रखता है 15वां। अब हम देख लेते हैं मिट्टियों के बारे में। झारखंड में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है। जैसे कि बलथर मिट्टी अर्थात बलुई मिट्टी, जो कि राजमहल श्रेणी के निकट पाया जाता है। लाल मिट्टी, जो कि छोटानागपुर, पठार, रांची, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम तथा गिरिडीह क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद काली मिट्टी राजमहल श्रेणी अर्थात संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा, जो कि रांची, पलामू और संथाल परगना में पाया जाता है। अगला है जलोढ़ मिट्टी, जो कि पाकुड़ और साहेबगंज अर्थात गंगा नदी के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद हमारा अब्रक प्रधान मिट्टी, जो कि हजारीबाग और कोडरमा पाया जाता है और कोडरमा को हम झारखंड का अब्रक राजधानी के रूप में भी जानते हैं। अगला हमारा है भौतिक स्वरूप, जैसे कि झारखंड औसत ऊंचाई कितना है समुद्र तल से। तो जैसे पाट क्षेत्र जो है वो हमारा 900 से 1100 मीटर ऊंचाई है, जो कि गुमला, लोहरदगा, लातेहार वाला क्षेत्र है। उसके बाद मध्यवर्ती पठार, जिसमें रांची और हजारीबाग क्षेत्र आता है, जो कि 600 मीटर ऊंचाई है और रांची और हजारीबाग जिला स्थित है। उसके बाद बाह्य पठार, जो कि 300 से 450 मीटर के बीच है, उसमें कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, गढ़वा, पलामू, लातेहार है। उसके बाद दक्षिणी बाह्य पठार, जो कि 300 से 400 मीटर के बीच है, जिसमें सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला। उसके बाद हमारा देख लेते हैं चाईबासा का मैदान, जो कि 150 मीटर ऊंचाई पर है और उसमें पश्चिमी सिंहभूम जिला आता है। उसके बाद राजमहल की पहाड़ियाँ, जो कि 150 से 300 मीटर के बीच है और जो वाला क्षेत्र है साहेबगंज का। आगे हम देख लेते हैं झारखंड की नदियाँ और जलप्रपात को। झारखंड की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है। पहला सबसे लंबी नदी झारखंड की बात की जाए तो दामोदर नदी है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र और इसका मुहाना, जहाँ पर यह नदी जाकर मिलती है तो हुगली नदी मिलती है। हुगली नदी गंगा नदी का ही एक पार्ट है, जो कि फरक्का से अलग होता है, तो वहाँ जाकर मिलती है।
अगला हमारा है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा रांची के नगड़ी गांव से निकलती है और यह स्वतंत्र रूप से बंगाल में की खाड़ी में गिरती है और यह बंगाल की खाड़ी अर्थात समुद्र में गिरने वाली एकमात्र नदी जो झारखंड की है नदी है, एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है वो है हमारा स्वर्णरेखा नदी। अगला है बराकर नदी। बराकर नदी जो है वह उत्तरी छोटानागपुर पठार में उसका उद्गम है और यह दामोदर नदी में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद हमारा सोन नदी है जो कि अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है वहाँ से निकलती है और यह गंगा झारखंड में बहते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद है उत्तरी कोयल जो कि रांची के पठार में पिस्का एक जगह का नाम है, पिस्का नगड़ी, उस साइड निकलता है और इसका मुहाना सोन नदी है। अगला है दक्षिणी कोयल नदी जो कि छोटानागपुर पठार क्षेत्र से निकलती है और इसका मुहाना है शंख नदी। अगला है हमारा शंख नदी जो कि गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से निकलता है और इसका मुहाना है दक्षिणी कोयल। अगला है अजय नदी जो कि मुंगेर बिहार से निकलता है और जाके भगीरथी नदी में मिलती है। अगला है मोर या मयूराक्षी नदी जो कि तिरकुट पहाड़ी देवघर से निकलता है और गंगा नदी में जाकर मिलती है। उसके बाद गुमानी नदी जो कि राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिलती है। उसके बाद खड़कई नदी जो कि सिमलीपाल से निकलता है और स्वर्णरेखा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद संजय नदी, ये भी खड़कई नदी में मिलती है। उसके बाद ब्राह्मणी नदी जो कि दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिलती है। उसके बाद बांसलोई नदी जो कि गोड्डा जिला का बांस पहाड़ से निकलता है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद फल्गु नदी जिसका उद्गम स्थल है छोटानागपुर पठार का उत्तरी भाग और जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद सकरी नदी जिसका उद्गम स्थल है उत्तरी छोटानागपुर का पठार और उसका मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र। उसके बाद पंचानन या चानन नदी जो कि छोटानागपुर का पठार से निकलती है और जाकर सकरी नदी में मिल जाती है। अब हम देख लेते हैं झारखंड में जो जलप्रपात है उनके बारे में। तो सबसे पहला हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाएगा तो लोधा या बूढ़ाघाघ जलप्रपात है जो कि बूढ़ाघाघ नदी में है और इसकी ऊंचाई है फीट में अगर तो 469 है और स्थिति की बात की जाए तो लातेहार जिला में है। अगला है हुंड्रू हमारा जो हुंड्रू फॉल है वो स्वर्णरेखा नदी में है, 322 फीट है और रांची जिले में है। अगला है लोअर घाघरी जो कि घाघरी नदी में 322 फीट है और लातेहार जिले में है। उसके बाद सदनी घाघ जो कि शंख नदी में है, 200 फीट है, गुमला जिले में है। उसके बाद हिरनी फॉल जो कि गरहा नदी में 165 फीट है, पश्चिमी सिंहभूम में। मोतीझरा जो कि अजय नदी में है, 150 फीट, राजमहल में है। दशम फॉल जो कांची नदी में है, 144 फीट है, रांची जिले में। अपर घाघरी जो कि घाघरी नदी में है, लातेहार जिले में। उसके बाद गौतम घाघ जिसकी ऊंचाई है 120 फीट, लातेहार जिले में। उसके बाद सुखलदरी या सुखलदरी जो कि कन्हर नदी में है और 98 फीट इसकी ऊंचाई है, नगर उटारी में इसका स्थिति है, नगर उटारी अर्थात गढ़वा जिला। उसके बाद उसरी जो कि उसरी नदी में है, 80 फीट है, गिरिडीह जिला में है। जोन्हा कहाँ पर? जोन्हा फॉल तो वो राढ़ू नदी में बनती है, 55 फीट इसकी ऊंचाई है और रांची जिले में। उसके बाद रजरप्पा जो कि दामोदर भैरवी नदी का संगम है, उस जगह पर बनता है, 15 फीट इसकी ऊंचाई है, रामगढ़ जिले में। अब कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं अन्य जलप्रपात, जैसे तिरू रांची में है, पंगोरा रांची, सोनवा रांची, मालूदा चतरा, केरीदा चतरा, तामालीन जो कि चतरा में है, गोवा चतरा में है, तमाशीन जो कि चतरा, डुमेर सुमेर जो कि चतरा में है, पंचघाघ खूंटी में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद मिर्चैया जो कि नागफेनी जो कि गुमला में है, घड़घड़िया जो कि लोहरदगा में है, कुंड पलामू में है, केलाघाघ सिमडेगा में है, उसके बाद हेसा हाथू जो कि गढ़वा में है, धारागिरी पूर्वी सिंहभूम में है। अब हम देख लेते हैं गर्म जलकुंड, बांध और विद्युत परियोजनाएं। गर्म जलकुंड हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है, सबसे गर्म वाला है तो हजारीबाग जिले में है।
सूर्यकुंड उसका नाम है। सूर्यकुंड कहाँ पर है? तो हजारीबाग जिले में, जो कि सर्वाधिक गर्म वाला जलकुंड है। उसके बाद तेतुलिया, जो कि धनबाद से 7 किलोमीटर दूर दामोदर नदी के तट पर है। उसके बाद तातापानी, जो कि लातेहार जिला के बरवाडी में है। उसके बाद दुआरी चतरा जिले में है। ततलोई दुमका के पलासी के पास भुरभुरी नदी पर है। उसके बाद चरक खुर्द, जो कि टुंडी से 10 किलोमीटर में चरक खुर्द गांव में है। उसके बाद झरिया पानी, जो कि दुमका जिले के गोपी कांदर में है। उसके बाद तपानी, जो कि दुमका के कुमराबाद के पास मोर नदी के तट पर है। उसके बाद रानी बहल, जो कि दुमका शूरी मार्ग पर रानी बहल में मोर नदी पर है। उसके बाद हरहद, जो कि हजारीबाग जिले में है। नूनबिल, जो कि दुमका में केनाल गुटा के पास है। उसके बाद बारामसिया, जो कि पाकुड़ जिले में है। सुसुम पानी, जो कि बागमारा के निकट मोर नदी में है। उसके बाद बारा झरना, जो कि दुमका में है और भागलपुर मार्ग में है। उसके बाद शिवपुर सोता, जो कि पाकुड़ जिले में है। अब हम देख लेते हैं झारखंड के प्रमुख बांध। झारखंड में प्रमुख बांध, जैसे कि डीवीसी के लिए 8 बांध इंपॉर्टेंट है। जैसे तिलैया बांध उसमें आता है, तिलैया जो कि बराकर नदी में है। मैथन बांध बराकर नदी में है। बाल पहाड़ी बांध, जो कि बराकर नदी में है। पंचेत बांध, जो कि दामोदर और बराकर में दोनों में है। उसके बाद बरमो बांध दामोदर नदी में है। अय्यर बांध दामोदर नदी में है। तेनुघाट, जो कि दामोदर नदी में है। उसके बाद कोनार नदी, कोनार बांध कोनार नदी में है। बोकारो बांध बोकारो नदी में है। कनाडा बांध मयूराक्षी नदी में है। नलकारी बांध, जो कि नलकारी नदी में है। उसके बाद गेतलसूद बांध स्वर्णरेखा में है। और एक है चांडिल बांध, जो कि स्वर्णरेखा नदी में है। अब हम देख लेते हैं विद्युत परियोजनाएं, उसकी स्थिति। जैसे ताप विद्युत परियोजना है बोकारो स्टील सिटी, अर्थात बोकारो जिले में एक ताप विद्युत है जिसका मेगावाट कितना है? 630 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। उसका चंद्रपुरा है, जो कि 890 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। उसका पतरातू है, जो कि 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन करती, मतलब निर्माणाधीन है, उतना मेगावाट उत्पादन करेगी। अगला है तेनुघाट, जहाँ पर 420 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। उसका कडोरमा, जहाँ पर 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। उसका जोजोबेड़ा, जो कि जोजोबेड़ा में 547.5 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। मैथन बांध में 1050। उसके बाद कर्णपुरा में 1980 निर्माणाधीन है, जो कि इतना मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। अगला है जल विद्युत। जल से विद्युत कहाँ कहाँ बनता है? जैसे तिलैया बांध में 60 मेगावाट, मैथन में 60 मेगावाट, पंचेत में 40 मेगावाट, कोनार में 40 मेगावाट, बाल पहाड़ी में 20 और स्वर्णरेखा में 130 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। अब हम देख लेते हैं वन संसाधन और अभ्यारण्य के बारे में। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। उसमें से 23,712 वर्ग किलोमीटर जो है वो वन भूमि है। वनों के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 29.76% है। सभी फिगर जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, फिगर को याद रखिएगा। भारत में वन क्षेत्रफल का हिस्सा जो है वो झारखंड का कितना है? तो वो 3.30%। अति सघन वन है 2601 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन है 9689 वर्ग किलोमीटर। खुला वन है 11431 वर्ग किलोमीटर। कुल वन एवं वृक्षादन है 26,558 वर्ग किलोमीटर, जो कि 33.35% है। उसके बाद सुरक्षित वन है, दर्ज वन है हमारा 25,118 वर्ग किलोमीटर, जो कि 31.51% है। उसके बाद सुरक्षित अर्थात रिजर्व वन है 4,500 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 17.92% है। उसके बाद सुरक्षित या प्रोटेक्टेड वन जो कि 18,922 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 75.33% है। अवर्गीकृत वन है 1696 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 6.75% है। उसके बाद प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षादन पूछा जाता है तो 0.08 हेक्टेयर है। झारखंड में वनों के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के वन पाया जाता है। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन।
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में हमारा रांची जिला लोहरदगा और गुमला में पाया जाने वाला वन है, जिसमें साल, सागवान और शीशम वृक्ष पाया जाता है। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जो कि गढ़वा, पलामू और लातेहार वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पर महुआ, पलाश और आसन इम्पोर्टेंट है, वृक्ष है। उसके बाद हम राष्ट्रीय उद्यान झारखंड की बात करें तो एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर वन्य जीव आश्रयनी की बात किया तो 11 वन्य जीव आश्रयनी है। जैसे कि प्रमुख अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। जैसे बेतला हमारा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बाघों की गणना 1932 में पहली बार किया गया था। बेतला जो है 1986 में लातेहार जिले में बना है। उसके बाद हजारीबाग जो अभ्यारण्य है वो हजारीबाग में है, 1976 में बना है। पलामू अभ्यारण्य 1976 में बना है। महुआ टाड़ 1976 में, जो कि भेड़िया के लिए फेमस है। उसके बाद दलमा जो हमारा अभ्यारण्य है वो 1976 में पूर्वी सिंहभूम में है। तोपचाची 1978 में धनबाद में है। लावालोंग जो कि 1978 में बना है, चतरा जिले में है। कोडरमा अभ्यारण्य जो कि 1985 में बना है और कोडरमा जिले में। पारसनाथ 1981 में है, गिरिडीह जिले में है। पालकोट 1990 में बना है, गुमला जिले में। उधवा इम्पोर्टेंट है, 1991 में बना है, साहेबगंज में है। ये पक्षियों के लिए फेमस है, उधवा झील पक्षी विहार। उसके बाद हम जैविक उद्यान देख लेते हैं तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो कि ओरमांझी में है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो कि बोकारो में है। उसके बाद बिरसा मृग विहार जो कि कालीमाटी खूंटी वाले क्षेत्र में है। अगला है खनिज संसाधन एवं भंडार। झारखंड का भौगोलिक उपनाम भारत का रूर प्रदेश है। क्यों इसको रूर प्रदेश कहा जाता है? क्योंकि भारत का 40% खनिज झारखंड में पाया जाता है। मूल्य की दृष्टि से कुल खनिज उत्पादन में हिस्सा है 26% है। इंपॉर्टेंट फिगर याद रखिएगा। खनिज उत्पादन की दृष्टि से स्थान है तीसरा। भारत में कुल खनिज उत्पादन का हिस्सा है 40% और भारत में कोयले का भंडारण का हिस्सा है 27%। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट कीजिएगा, तो पीडीएफ के लिए कुछ एक ग्रुप या तो फिर मेरा एक वेबसाइट है उसमें डाल दिया जाएगा। तो कमेंट में ज़रूरत होगा पीडीएफ तो हम दे देंगे। अगला है कृषि एवं पशुपालन। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का हिस्सा है 13%। कृषि पर निर्भरता 75%। कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। कुल बोया गया क्षेत्र 20.45 लाख हेक्टेयर है, जो कि राज्य का 26% है। कुल सिंचित क्षेत्र पूछा जाता है 3.1 लाख हेक्टेयर है, जो कि राज्य का क्षेत्रफल का 11% है। सिंचाई के मुख्य साधन याद रखिएगा, इसको क्रम में पूछ लिया जाता है। तो ऐसे में हमारा नहर, नलकूप, कुआं, तालाब से किया जाता है। बट अगर पूछा जाएगा कि सिरिंज में तो सबसे ज़्यादा तालाब, उसके बाद सबसे ज़्यादा कुआं, उसके बाद तालाब, उसके बाद नहर, उसके बाद नलकूप। फर्स्ट में होता है हमारा कुआं, उसके बाद तालाब, उसके बाद नहर, 3 में 4 में नलकूप। ये हमारा सिंचाई का साधन है। तो याद रखिएगा, सीरीज में कभी पूछ लेता है। अगला है फसलों के प्रकार। झारखंड में 3 प्रकार की फसल मुख्यतः पाया जाता है। 2 ही पाया जाता है इम्पोर्टेंट, बट जो तीसरा होता है जायद, उसमें शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे सब्जी हो गया वो सब। खरीफ फसल जो कि मुख्य फसल होता है। खरीफ में हमारा धान, और रबी फसल में हमारा जैसे कि गेहूँ, चना हो गया, अरहर हो गया, ये सब को, मक्का, ये हमारा रबी फसल में आता है। अब ये पूछ लेता है कि कौन सा जिला में कौन सा हमारा फसल उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे धान सिंहभूम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद दुमका में भी होता है, रांची, गुमला, हजारीबाग, साहेबगंज, गिरिडीह, पलामू, देवघर, गोड्डा में उगाया जाता है। गेहूं पलामू, हजारीबाग, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह, रांची में पाया जाता है। मक्का पलामू में सर्वाधिक, उसके बाद हजारीबाग, संथाल परगना, रांची। जौ पलामू में पाया जाता है। ज्वार बाजरा हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना में। दलहन तिलहन पलामू। गन्ना पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना। मड़वा रांची, हजारीबाग और गिरिडीह में। याद रखिएगा इसको। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। लात उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत में प्रथम स्थान रखता है, और इसका जो खोज मतलब क्या बोलते हैं, एक
इसका परीक्षण का जो लाभ परीक्षण केंद्र है वो नामकुम में, रांची में है। उसके बाद हम देख लेते हैं उद्योग एवं सिंचाई परियोजनाएं। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का क्षेत्र 42% है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 42% है। अब लोएस्क जो है हमारा वो टाटा स्टील जमशेदपुर में है और स्थापना इसका हुआ था 1907 में और उत्पादन शुरू हुआ 1911 में। उसके बाद बोकारो इस्पात संयंत्र जो कि स्थापना हुआ 1969 में और उत्पादन हुआ 1972 से। और यह जो बोकारो स्टील सिटी है यह भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और जो टाटा स्टील है वो निजी है, टाटा कंपनी द्वारा चलाया जाता है। और जो हमारा बोकारो स्टील सिटी है वो सोवियत संघ रशिया के सहयोग से शुरुआत किया गया था। उसके बाद तांबा उद्योग हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में है जो कि बंद है। एल्यूमिनियम उद्योग जो कि इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मुरी में है, स्थापना 1938 में हुई थी और यह बॉक्साइट लोहरदगा से लाता है। उसके बाद सीमेंट उद्योग जो कि झींकपानी, सिंदरी, जोजोबेड़ा, खलारी और डेमोटाड़ में है। रसायन एवं उर्वरक सिंदरी उर्वरक कारखाना जो कि धनबाद जिले में है। उसके बाद कांच उद्योग जो कि भुरकुंडा रामगढ़ में है। उसके बाद सरायकेला में भी है। इंजीनियरिंग उद्योग हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची जो कि 1958 में बना है और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना था। उसके बाद टाटा मोटर स्टील प्लेट कंपनी जमशेदपुर में है। श्री राम बॉल बियरिंग जो कि रातू रांची में है। उसके बाद विस्फोटक कारखाना इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो कि गोमिया में है। लाह उत्पादन बुंडू, खूंटी, गढ़वा, चक्रधरपुर में इसका है और चक्रधरपुर चैवसा में है। रेशम उद्योग चैवसा, खरसवा, हटगमारिया तथा गिरिडीह में भी है। रिफैक्ट्री उद्योग जो कि चिरकुंडा, कुमारदुबी, धनबाद, झरिया, रांची में है। अब देख लेते हैं सिंचाई परियोजना। स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय परियोजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1983-84 के आसपास बना था। सिंहभूम में है, सिंहभूम सरायकेला खरसवा में है स्पेशली अगर बात किया जाए तो। उत्तरी कोल जलाशय परियोजना जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का पार्ट था और यह पलामू जिले में है। अजय बराज जो कि 5वीं परियोजना का में बना है और देवघर जिले में है। कोनार डाइवर्जन जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का है और हजारीबाग में है। पुनाशी जलाशय योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना दुमका में है। औरंगा जलाशय जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का पार्ट है, पलामू में है। तोरई जलाशय 1978 में बना, दुमका जिले में है। कंस जलाशय 1989 में रांची जिले में है। बटाने जलाशय 1981 पलामू में है। कतरी जलाशय 1981 गुमला जिले में। सोनवा जलाशय 1982 पश्चिमी सिंहभूम में है। पतरातू जलाशय 1982 रांची जिले में है। केशो जलाशय 1982 हजारीबाग जिले में है। सलिया जलाशय 1982 हजारीबाग जिले में है। सतपोटका जलाशय 1982 पश्चिमी सिंहभूम में है। नकटी जलाशय 1983 पश्चिमी सिंहभूम में है। रामरेखा जलाशय 1983 गुमला जिले में। भैरवी जलाशय 1984 हजारीबाग जिले में है। उसके बाद पंचखेरी जलाशय 1984 हजारीबाग जिले में है। धनसिंह टोली जलाशय 1986 गुमला जिले में। सुरगी जलाशय 1987 पश्चिमी सिंहभूम में। अपर संघ जलाशय 1987 गुमला जिले में है। कंसजोर जलाशय 1989 गुमला जिले में है। गुमानी बराज 1977 दुमका में है। झरझरा जलाशय 1977 पश्चिमी सिंहभूम में और सुरू जलाशय 1982 सरायकेला खरसावां में है। परिवहन एवं आधारभूत संरचना को जान लेते हैं। जैसे झारखंड में परिवहन, इसको हम नया एक जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसके रिपोर्ट के आधार पर बताएंगे। इसको हम नया एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसका पुराना मेरे पास है ये चीज़। अब हम देख लेते हैं ज्योग्राफी जो कि हम सार संग्रह एक बनाए हैं उसको। झारखंड किस गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में है। झारखंड भारत किस भाग में है, उत्तर पूर्वी भाग में है। झारखंड क्षेत्र का निर्माण किस युग के प्राचीनतम चट्टानों से हुआ है तो यह आर्कियन युग की चट्टानों से। कितना प्रतिशत भाग आर्कियन सेल समूह से बना है तो 90%। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर
25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रफल की बात की जाए तो जो नगरीय है वो 1792 वर्ग किलोमीटर है और ग्रामीण क्षेत्र 77,922 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर है जिसमें 7 जिले हैं और सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल है जिसमें 3 जिला है। और सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है, सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है 15वां। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड बनाया गया तो 46%। विस्तार की बात किया जाए तो उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर है। सीमा 5 राज्यों से बनाती है। कौन से जिले के किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है तो लोहरदगा खूंटी। ये आपको जैसे कि उत्तर सीमा जो बिहार से वो 10 जिला से बॉर्डर शेयर करती है। पश्चिमी सीमा जो कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से 1 जिला गढ़वा और उत्तर प्रदेश से 1 जिला गढ़वा और छत्तीसगढ़ से 6 जिला, छत्तीसगढ़ से 4 जिला। उसके बाद पूर्वी सीमा जो कि है पश्चिम बंगाल से 10 जिला। उसके बाद दक्षिण का है वो दक्षिण में 4 जिला। दक्षिणी सीमा उड़ीसा से है 4 जिला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। कौन सी रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरी है तो कर्क रेखा। सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है। पाट क्षेत्र पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर, क्योंकि पारसनाथ बहुत ऊंचा है उसका। उसके बाद रांची एवं हजारीबाग का पठार का उदाहरण है उत्थित संप्रदाय मैदान से। हजारीबाग एवं रांची का पठार को अलग करता है दामोदर नदी। रांची के पठार एवं सिंहभूम के पठार के मध्य की पहाड़ी पोराहाट की पहाड़ी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर। राजमहल ट्रेप किस भाग में स्थित है तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। छोटानागपुर का पठार किस प्रकार का स्थलाकृतियों द्वारा निर्मित है तो यह संप्रदाय धरातल अवशिष्ट स्थलाकृतियों द्वारा। छोटानागपुर के पठार का कुल क्षेत्रफल है 83,227 वर्ग किलोमीटर। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 से 1100। हजारीबाग एवं रांची पठार को अलग कौन करता है तो दामोदर नदी। रांची एवं हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। छोटानागपुर के पठार है पोड़ाहाट की पहाड़ी। खनिजों का भंडार छोटानागपुर के पठार कहा जाता है। राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पठार है तो 47.8%। अगला हम देख लेते हैं जलवायु कैसी है तो झारखंड में जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं तो 3 प्रकार के मौसम ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। औसत वार्षिक वर्षा का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद औसत वार्षिक वर्षा जो कि 140 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो नेतरहाट में होती है 180 सेंटीमीटर से अधिक। सर्वाधिक वर्षा किससे होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट में है। सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पर है तो जमशेदपुर में है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है क्योंकि दामोदर हमारी सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है दामोदर नदी झारखंड की। तो इसका उद्गम स्थान को जानते हैं। उद्गम होता है छोटानागपुर का पठार के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है तो दामोदर नदी की। अगला कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है तो दामोदर नदी को। लोएस किस प्रकार चट्टान में पाया जाता है तो धारवाड़ कर्म चट्टान में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है तो दामोदर नदी है। अगला हम देख लेते हैं रिवर प्रोजेक्ट्स और मिट्टी के बारे में। तो धनबाद जिला किस नदी के तट पर बसा है दामोदर नदी के एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है सोनरेखा नदी। सोनरेखा नदी कहाँ से निकलती है तो छोटानागपुर के पठार जो कि नगड़ी गांव रांची से निकलती है।
किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? सोनरेखा नदी के। जुमार, राढ़ू और कांची, खड़कई, संजय किस नदी की सहायक नदी है? तो सोनरेखा नदी की। सोनरेखा एवं खड़कई नदियों का संगम पर कौन सा शहर बसा है? तो जमशेदपुर। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? रांची पठार के मध्य भाग जो कि पिस्का गांव से निकलती है। औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो कोयल नदी छोटानागपुर के पठार से निकलती है। कारो किसकी सहायक नदी है? तो दक्षिण कोयल की। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये राजमहल के पहाड़ी से। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? दुधुआ पहाड़ी दुमका से। अगला है गर्म जलकुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है क्योंकि इसमें खनिज, लवण एवं गंधक मिला होता है। और सबसे बड़ा गर्म जलकुंड की बात की जाए तो हजारीबाग में है सूर्य जलकुंड। अगला है बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? तो बांस पहाड़ गोड्डा से निकलती है। फल्गु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये निरंजना या लीलांजन। अगला है रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा गया है? तो सकरी नदी को। गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी साहेबगंज से। अगला हम देख लेते हैं दामोदर घाटी निगम डीवीसी के बांध। इसमें चांडिल को हटा देते हैं। मैथन बांध जो कि बराकर नदी में है। तिलैया बांध बराकर नदी में है। कोनार बांध कोनार नदी में है। बोकारो बांध बोकारो नदी में है। बालपहाड़ी बांध निर्माण बराकर नदी पर है। बरमो या अय्यर बांध का जो निर्माण है वो दामोदर नदी में है। पंचेत बांध का निर्माण दामोदर व बोकारो नदी के संगम पर है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा जान लीजिए, चांडिल डैम वो सोनरेखा नदी पर स्थित है। दामोदर घाटी निगम अर्थात डीवीसी का भूमि संरक्षण डिवीजन हजारीबाग में है और इसका मेन जो ऑफिस है वो कलकत्ता में है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के रूप रेखा अमेरिका के किस योजना के आधार पर है? तो यह अमेरिका के टेनेसी घाटी योजना के आधार पर है। और डीवीसी का निर्माण 1948 में हुआ। किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है डीवीसी? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। पहले बिहार भी था क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था। उसके बाद हमारा है कितने बांधों के साथ डीवीसी का निर्माण किया गया? तो 8 बांध। कितने बांधों का निर्माण किया गया है? 8। मयूराक्षी परियोजना किन राज्यों में चलाई जा रही है? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। मसांजोर डैम का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? कनाडा सरकार के सहयोग से। कनाडा डैम कहाँ अवस्थित है? तो दुमका जिले में अवस्थित है। अगला हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था से, जिसमें हम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को भी देख लेंगे। जैसे अर्थव्यवस्था का आधार मुख्य आधार कृषि है। कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी। कृषि किस पर निर्भर है झारखंड में? तो मानसून पर। कितनी भूमि कृषि योग्य है झारखंड में? 38 लाख हेक्टेयर। बोई गई भूमि का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो 23% है। कुल क्रियाशील जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में संलग्न है? तो 75%। मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। उत्पादन की दृष्टि से दूसरी प्रमुख फसल मक्का है। दलहन एवं तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पलामू प्रमंडल में। ज्वार एवं बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन हजारीबाग जिले में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन पलामू प्रमंडल में होता है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन हजारीबाग जिले में होता है। कितने प्रतिशत कृषि को सिंचाई सुविधा प्राप्त है? तो 11%। सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो कुआं है। कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है 29.5%। उसके बाद तालाब 18.8%। नहर 17.13%। उसके बाद नलकूप द्वारा 8.4%। अब कुल क्षेत्रफलों में वनों का प्रतिशत कितना है? तो 29.76%। भारत में कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 3.30%। प्रति व्यक्ति वन की बात की जाए तो 0.08 हेक्टेयर है। सुरक्षित अर्थात प्रोटेक्टेड और आरक्षित अर्थात रिजर्व एवं अवर्गीकृत वन को जान लेते हैं। जैसे सुरक्षित प्रोटेक्टेड वन है 75.33%। आरक्षित अर्थात रिजर्व फॉरेस्ट है 17.92% एवं अवर्गीकृत 6.75%। सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो साल है। पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है साल को। सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन सा है? चतरा। सबसे कम वन आच्छादित जिला कौन सा है? देवघर। राष्ट्रीय उद्यान एवं आश्रयनी है। राष्ट्रीय उद्यान 1 है और
मतलब अश्रेणी कितना है तो 11 है फॉरेस्ट। अगला है किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है तो बेतला नेशनल पार्क को दिया गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब और कहाँ कराई गई। 1932 में बेतला नेशनल पार्क में किया गया था। अगला दलमा अभ्यारण्य किस जिले में है तो पूर्वी सिंहभूम में। हाथी परियोजना की शुरुआत किस वन्य जीव अभ्यारण्य में हुआ, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में हुआ। अगला है पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1972 में की गई थी। अगला हम देख लेते हैं मिनरल्स एंड अर्ली इंडस्ट्री। भारत का रूर किससे कहा जाता है तो झारखंड को कहा जाता है, झारखंड। अगला है खनिज की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, झारखंड है। भारत के कुल कितना प्रतिशत हिस्सा लगभग, भारत में कुल खनिज उत्पादन में हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत, 40%। लोह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है तो धारवाड़ से। सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है, झारखंड। सर्वाधिक किस कोटि का लोह अयस्क पाया जाता है तो हेमेटाइट। कौन सा खनिज एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है, नोवामुंडी। तांबा उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि भारत में स्थान प्रथम। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है तो झारखंड। अभ्रक के उत्पादन में विश्व में स्थान है प्रथम। किस किस्म के अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो रूबी प्रकार के अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन, कोयले का उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से भारत में स्थान प्रथम है। भारत में कुल कोयला उत्पादन कितना प्रतिशत उत्पादित होता है तो 33%। भारत का 95% अधिक कोक बनाने योग्य कोयला की खान झारखंड में है। प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ तो झरिया में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयले की खान कर्णपुरा कोयला खान है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी कोयले की खान है झरिया कोयला खान। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। कोयला खदानों की कुल संख्या कितनी है, 63। जादूगोड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है तो कुंदरू कोचा सिंहभूम से। बॉक्साइड उत्पादन के सर्वाधिक सबसे प्रसिद्ध जगह लोहरदगा है। सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले से होती है तो हजारीबाग और रांची से। चांदी के उत्पादन में देश में स्थान दूसरा। चांदी साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित है तो टुंडू में। मुख्य इलेमनाइट उत्पादन जिला कौन सा है, रांची। सर्वाधिक ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, पलामू में। सीमेंट उद्योग का सर्वप्रथम स्थापना जपला में हुआ था। झींकपानी सीमेंट कारखाना कहाँ अवस्थित है, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में है। सर्वाधिक क्षेत्र का भारत का प्रथम उद्यम कौन सा है तो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिंदरी में। अगला है प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया तो सिंदरी में। सिंदरी खाद्य कारखाने की स्थापना पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में की गई थी। स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है तो लोहा एवं इस्पात उद्योग। प्रथम लोह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था तो जमशेदपुर के साकची वाले स्थान में। आगे कुछ देख लेते हैं, जैसे टिस्को की स्थापना कब और कहाँ की गई 1907 में साकची जमशेदपुर में किया गया। पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ 1911 ईस्वी में हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को लोह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है तो पश्चिमी सिंहभूम का नोवामुंडी खान से होती है। कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है, धनबाद से होता है। टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, टाटा स्टील। टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कब और कहाँ स्थापित हुआ था तो 1920 में गोलमुरी जमशेदपुर में हुआ था। टाटा मोटर्स कहाँ स्थापित है, जमशेदपुर में। टेल्को वर्तमान किस नाम से जाना जाता है तो टाटा मोटर्स। किस नगर को स्टील नगरी के नाम से जाना जाता है तो जमशेदपुर को। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई तो तीसरी पंचवर्षीय योजना और किसकी सहयोग से किया गया था, पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ 1972 में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC कहाँ स्थापित है तो रांची में है। स्थापना किस वर्ष किया गया था तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1958 में किया गया। किन देशों के सहयोग से किया गया था, सोवियत संघ, रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया 1963 में। ये एक इम्पोर्टेंट है। आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था
किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और किसको कहा था? तो HEC को। आधुनिक उद्योगों का मंदिर, मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया। अगला है सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? तो गोमिया में है, 5 नवंबर 1955 में स्थापित हुआ था। उसके बाद एल्यूमिनियम का कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? 1938 में मुरी, रांची में। प्रथम तंबा उत्पादक कारखाना तंबा खान कहाँ स्थापित किया गया? मुसाबनी में, 1924 में। बिरला कास्टिक एवं केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? तो रेहला गढ़वा में है। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितना है झारखंड में? तो 4 है, रियाडा, वीआईडा, आईआईडा और एसपीआईडा, आधारित संथाल परगना। आरआईडा मतलब रांची, और बीआईडा मतलब बोकारो, और एआईडा मतलब आदित्यपुर। उसके बाद कुल जनसंख्या कितनी है झारखंड की? तो 3,29,88,134, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार। उसके बाद 2021 में हमारा होना था जनगणना, बट कोरोना के कारण नहीं हुआ था। अभी 2026 में उसको शुरुआत होने वाला है। उसके बाद कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कितना है? जो झारखंड की कुल जनसंख्या वो भारत की जनसंख्या का 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान है 14। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 26.2% है। अनुसूचित जाति अर्थात SC का 12.1% है। जनसंख्या घनत्व है 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात की बात की जाए तो 948 महिला प्रति 1000 पुरुष में। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, 10 साल में जो वृद्धि होता है वो 22.42% था। साक्षरता का प्रतिशत 66.41%। राजकीय, इसको न्यू डालेंगे, ये भी लंबा हो जा रहा हमारा वीडियो, तो हम जो MCQ है उसको एक नेक्स्ट वीडियो कल सुबह अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं कल। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और इस नोट्स को अगर आपको लेना है तो कमेंट कीजिएगा, तो इसको मैं अपने वेबसाइट में या तो फिर आपको किसी भी तरह से देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।